हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रसित पाठी। तो मैं आज इस वीडियो में आपको एलटी ग्रेड का सिलेबस डिस्कस करूँगी तो कामवेब में। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें मैं आपको बताऊँगी कब से नोटिफिकेशन आउट हुआ है, क्या एज लिमिट है, क्या मैक्सिमम एज है, क्या मिनिमम एज है, लास्ट डेट तो अब 4 तारीख को निकल चुकी है। तो अब मैं इसके बारे में डिस्कस करती हूँ। आई होप कि आप लोगों ने फॉर्म तो फिल ही कर दिया होगा। और ये बीएड वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही एक होता है ना कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये, क्योंकि बीएड वाले स्टूडेंट्स हर चीज़ से लगभग बाहर ही हो गए थे। जहाँ तक देखा गया कि उन लोगों के स्कूल्स तो एक तो कम, कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया था और स्कूल लोगों के कम थे, वैकेंसी ज़्यादा आती नहीं थी। तो ये एक तरीके से मैं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी ही कहूँगी जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ये फॉर्म एलिजिबल वही लोग हैं जो लोग बीएड करे हैं। अगर आपने बीटीसी किया है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप क्या है, क्या सिलेबस है, क्या फॉर्मेट है, मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो एलटी ग्रेड का अगर मैं बात करूँ नोटिफिकेशन, तो ये हमारा जो फॉर्म है ये 28 जुलाई 2025 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और इसमें मेल्स कैंडिडेट्स के लिए 4860 मतलब सीट्स हैं और फीमेल्स के लिए अलग अलॉटमेंट है। उनकी जो सीट्स हैं वो 2525 है। और एज लिमिट इसकी 1 जुलाई 2025 से काउंट की जाए, मतलब तक काउंट की जाएगी। और इसकी मिनिमम एज जो है वो 21 ईयर है, मैक्सिमम एज 40 ईयर है। लास्ट डेट जो फॉर्म की थी वो, अगर लास्ट डेट मैं बात करूँ इसकी तो 4/9/2025 यानी वो निकल चुकी है। वैकेंसीज़ 2018 में आई थी और उसके बाद अब ये वैकेंसीज़ आ रही है, ठीक है। तो मैं जैसा मैं आपको बता दूं कि मैं एक मैथ्स की स्टूडेंट्स हूँ, तो मैं इसमें केवल मैथ्स का डिस्कस करूँगी। आई डोंट नो अबाउट एनी सब्जेक्ट। अगर आप किसी और सब्जेक्ट से हैं तो आप यूट्यूब की किसी और वीडियो में जा सकते हैं। जैसे हालांकि मैंने अभी तक जितना भी चीज़ें थी उसको क्लियर किया, कई वीडियोज़ देखे, कई मतलब काफ़ी बड़े बड़े वीडियोज़ थे। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। मैं चाहती हूँ कि आप कम वीडियोज़ में, मतलब कम वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन भी ले लें और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो 2018 में ये वैकेंसी आई थी जिसमें मेल कैंडिडेट्स की सीट्स थी। मतलब मैं मैथ्स की बात कर रही हूँ और किसी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ये चीज़ के बारे में ध्यान दे लीजिएगा। अगर आप किसी और सब्जेक्ट के हैं तो आप कोई और वीडियो देख सकते हैं। तो मेल कैंडिडेट्स की सीट्स थी 561, जिसमें से फिल्ड केवल 398 हुई थी और फीमेल की सीट्स थी 474, जिसमें से केवल 37 फिल हुई थी। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि जनरल वाले स्टूडेंट्स और ओबीसी इन लोगों के लिए 40% मार्क्स तो होने ही चाहिए। अगर आपके 40% मार्क्स नहीं है तो आपकी कॉपी आगे चेक नहीं होगी। फिर आप मतलब कॉपी ही नहीं चेक होगी तो आपकी लिस्ट में नाम आना तो बिल्कुल गया। 40% मार्क्स जनरल और ओबीसी के लिए पक्का होने ही चाहिए। बाकी जो है एससी एसटी के लिए उनका है लगभग 35%, उनके लिए 35% मार्क्स तो होने ही चाहिए। तो अब ये 2018 की मैंने बात करी। अब मैं बात करूँगी 2020। अब जो 2025 में वैकेंसीज आई है वो मेल कैंडिडेट्स की 556 है और फीमेल कैंडिडेट्स की 537 है, जो कि हम सभी मैथ्स स्टूडेंट को इसे फिल करना है। होप कि हम लोग मेहनत अच्छी से कर ले तो काफ़ी अच्छा पेपर आता है इसका, तो निकल भी सकते हैं। ये सब कुछ अपनी मेहनत पे है। क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है, अब मैं इसके बारे में डिस्कस करती हूँ। तो एग्ज़ाम पैटर्न ऐसा है कि प्री जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा, मेंस जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा। एग्ज़ाम ड्यूरेशन जो होगी, प्री की बात अभी हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्री की बात करेंगे, देन मैं मेंस के एग्ज़ाम की बात करूँगी। आज आपको मैं पहले पूरा फॉर्मेट बताऊँगी। जो प्री एग्ज़ाम होगा हम लोगों का वो ऑब्जेक्टिव होगा और वो केवल क्वालिफाइंग होगा, यानी उसके मार्क्स बाद में नहीं काउंट किए जाएंगे। एग्ज़ाम की जो ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स की रहेगी। पार्ट 1 में आएगा हमारा जनरल स्टडीज़ और पार्ट 2 में आएगा हमारा मेन सब्जेक्ट। मैंने जैसा कि बताया कि मेरा मेन सब्जेक्ट जो है वो मैथ्स का है। तो मेरा मैथ्स है, तो आपका कोई और सब्जेक्ट हो तो आप वो देख सकते हैं। तो जैसा कि बताया कि पार्ट 1 में जनरल स्टडीज़ के 30 क्वेश्चंस रहेंगे और पार्ट 2 में मेन सब्जेक्ट मैथ्स के 120 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। टोटल जो क्वेश्चन हो गए वो, मतलब अगर जनरल स्टडीज़ के 30 क्वेश्चंस ले लें, मेन सब्जेक्ट के 120 क्वेश्चंस ले लें, तो टोटल 150 हो गए क्वेश्चंस। टोटल मार्क्स की बात करें तो 300 मार्क्स का होगा, यानी एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा। और निगेटिव मार्किंग जो रहेगी वो 0.66 की रहेगी। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ मार्क्स की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपके 40% नहीं है मार्क्स तो आपकी कॉपी आगे चेक। तो मैंने बताया कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ मार्क्स क्या है कि 40% अगर आप जनरल या ओबीसी कैंडिडेट्स मतलब कैटेगरी से हैं तो एटलीस्ट 40% मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए।
और अगर आप SC/ST से हैं तो आपके 30% मार्क्स तो 35% तो मार्क्स होने ही चाहिए, तभी आपकी कॉपी चेक होगी। तो मैंने प्री के बारे में आपसे बात कर ली। प्री का क्या क्राइटेरिया थे कि पार्ट 1 में हमारा क्या आएगा, जनरल स्टडीज़ के 30 क्वेश्चन, पार्ट 2 में हमारा मेन सब्जेक्ट मेरा मैथ्स है, तो मैं मैथ्स की बात कर रही हूँ। आपका जो भी मेन सब्जेक्ट होगा तो उसके भी 120 क्वेश्चन ही आएंगे, एग्जाम पैटर्न वही रहेगा। और टोटल क्वेश्चंस जो रहेंगे वो 150 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल मार्क्स जो है वो 300 मार्क्स का होगा। पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। निगेटिव मार्किंग 0.66 की रहेगी। मिनिमम स्टैंडर्ड के बारे में भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। अब मैं मेंस के बारे में बात करूँगी। तो मेंस का जो एग्ज़ाम होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा। उसकी एग्ज़ाम ड्यूरेशन जो है वो 3 आवर्स की रहेगी। प्री की थी 2 आवर्स की, और जो मेरा मेंस है उसकी रहेगी 3 आवर्स की। उसमें भी 2 सेक्शन में होगा। हालांकि उसमें जनरल स्टडीज़ नहीं आएगी, मेंस में जनरल स्टडीज़ नहीं आएगी, मेंस में केवल मेन सब्जेक्ट ही रहेगा। जो मेंस का पेपर होगा वो 2 सेक्शंस में डिवाइड रहेगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में हमारा क्या है कि शॉर्ट टाइप है, और सेक्शन बी जो हमारा है वो लॉन्ग टाइप है। सेक्शन ए का जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वो टोटल 10 क्वेश्चन सेक्शन ए में आएंगे, यानी शॉर्ट के 10 क्वेश्चन आएंगे, और सेक्शन बी यानी लॉन्ग टाइप इसमें भी 10 क्वेश्चन ही आएंगे। सेक्शन ए जो रहेगा वो हमारा पर क्वेश्चन 8 मार्क्स का रहेगा, यानी 10 क्वेश्चन टोटल आएंगे, और पर क्वेश्चन 8 मार्क्स का, यानी 80 मार्क्स का हो गया, 80 मार्क्स का हो गया। तो सेक्शन ए की बात मैंने कर ली, इसमें 10 क्वेश्चंस आएंगे, पर क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, तो सेक्शन ए हमारा 80 मार्क्स का हो गया। अब सेक्शन बी की बात रही, जो हमारा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है उसमें भी 10 क्वेश्चंस होंगे, और पर क्वेश्चन 12 मार्क्स का होगा। इट मीन्स 120 मार्क्स का ये हो गया। तो टोटल अगर मार्क्स देखा जाए तो 200 हो गए, ओके। और क्वेश्चंस 20 हो गए, टोटल क्वेश्चंस हो गए 20। नो निगेटिव मार्किंग, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। और अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो इसमें वर्ड की भी कोई क्राइटेरिया नहीं है आपको, मतलब क्वेश्चन एक जितने वे में सॉल्व होता है उस वे में सॉल्व होगा, और इसमें कोई वर्ड का इशू नहीं है, मतलब आपका आंसर सही आना चाहिए। हाँ, उसमें ये भी होता है कि जैसे कोई थ्योरम है, आपने थ्योरम की है और सब कुछ अच्छे से है, और मतलब उसमें ये भी होता है कि आपने अगर आधी कर ली, पूरी नहीं कर पाए, तो आपको उसके भी स्टेप्स के भी मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें मैंने आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बता दिया। अब मैं आपसे सिलेबस डिस्कस करने जा रही हूँ। जो सिलेबस रहेगा वो पूरा ये समझ लीजिए, क्लास 11th, क्लास 12th और BSc में आपने जितना भी मैथ्स के में पढ़ा है वो पूरा सिलेबस है। तो अगर आपने अच्छे से NCERT से क्लास 11 को कवर कर लिया है, क्लास 12 को कवर कर लिया है, और BSc लेवल का आपने देख लिया है, तो ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जनरल स्टडीज़ के लिए आप या तो परमार सर ले सकते हैं, मतलब उनके कोर्स से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन उनसे फंस जाते हैं, या फिर दूसरी चीज़ ये है कि जनरल स्टडीज़ के लिए आप लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छी बुक है। ज़्यादा वैसे हार्ड नहीं आएगी जनरल स्टडीज़ की अगर बात करें, जो मेन सब्जेक्ट है वो आपका ज़्यादा स्कोरिंग। अब मैथ्स के अगर सब्जेक्ट की बात करें, मतलब क्या कौन से चैप्टर्स आएंगे क्या है, तो इसके लिए सबसे पहले जो पहला चैप्टर होगा वो सेट रिलेशन एंड फंक्शन है। दूसरा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तीसरा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चौथा चैप्टर है लीनियर इक्वेलिटीज़। पाँचवा चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। जो छठा चैप्टर है वो बाइनोमियल थ्योरम है। सातवां है सीक्वेंस एंड सीरीज। आठवां है कॉनिक सेक्शंस। नवा है स्ट्रेट लाइन। और 10वां चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। 11 चैप्टर है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। 12 चैप्टर है मैथमेटिकल रीजनिंग। 13 चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, और 14 चैप्टर प्रोबेबिलिटी। ओके, ये हमारा जो ये मेरी जो चैप्टर्स थे वो क्लास 11 से रिलेटेड थी। आपको सबसे पहले ये क्लास 11 के चैप्टर अच्छे से वो करने हैं, कवर करने हैं। और अगली आने वाली वीडियो में मैं आपको ये भी डिस्कस करूँगी कि आप ज़्यादा कौन से टीचर को प्रेफरेंस दें, या फिर किस टीचर से आप ये मैथ्स पढ़ सकते हैं अगर आपने कोई कोर्स नहीं लिया है। तो फ्री भी यूट्यूब की बहुत सारी क्लासेस हैं, वो हम लोगों के माइंड में एक स्कीमा बना है कि अगर मैं बैच ले रहा हूँ या मैं बैच ले रही हूँ तभी मैं अच्छे से प्रिपरेशन कर रही हूँ। फ्री में ऐसा नहीं होता, बट ऐसा कुछ नहीं है। प्रिपरेशन आपकी सेल्फ स्टडी से ही होगी, अगर आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अच्छे से अपनी जो भी है अपने उसको टाइम दे रहे हैं। अगर आप पढ़ ले 8 आवर्स भी दे रहे हैं तो इस सफिशिएंट है। हालांकि मैथ्स का सिलेबस जो है वो वास्ट है, तो एटलीस्ट 10 आवर्स तो हमको देने ही पड़ेंगे, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो नवंबर में होगा। तो अब मैं क्लास मतलब तो अब मैं सिलेबस की बात करूँगी, जो 12th में जो भी चैप्टर्स हैं, ठीक है। अभी तक मैंने क्लास 11 का चैप्टर्स के बारे में डिस्कस किया, अब मैं क्लास 12th में जो भी है तो उसके बारे में बताने जा रही हूँ। रिलेशंस एंड फंक्शंस है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है, कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स है, इंटीग्रल है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेक्टर्स है, 3D ज्योमेट्री है, लीनियर प्रोग्रामिंग है, इसमें भी प्रोबेबिलिटी वो तो क्लास 11th में भी थी, ठीक है। अब यहाँ से क्लास 11th और 12th का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब जो चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं वो आपके BSc में देखने को मिलेंगे।
जो हमारा लगभग मान के चलिए 70% जो सिलेबस है वो हमारा क्लास 11th और 12th की बुक्स जो भी चैप्टर्स हैं उनसे रिलेटेड है, तो आप उनको अच्छे से कवर कर लीजिए। सबसे पहले तो आप उन्हीं को कवर करिए, क्योंकि 70% क्वेश्चन जो हैं वो वहीं से आएंगे। बाकी का 30 से 35% ऐसा कुछ वो हमारा BSc से आ सकता है। तो इसके लिए भी मैं चैप्टर आपको बता रही हूँ जो आपने ग्रेजुएशन में किया है। पहला है अलजेब्रा ग्रुप थ्योरी, दूसरा है ट्रिग्नोमेट्री, और तीसरा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर है कैलकुलस, फिर है रियल एनालिसिस, फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेक्टर कैलकुलस है, और इसमें बहुत सारी थ्योरम्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी सबसे पहले आपको अगर प्री निकालना है तो सबसे पहले आप अपना पूरा 11th का और 12th का कवर कर लीजिए। इतना सफिशिएंट तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सबसे पहले आप इसी को कवर करिए, अच्छे से स्ट्रॉन्ग, इसका बेस स्ट्रॉन्ग करिए। तो ये था हमारा पूरा सिलेबस, और ये मैं आपको मतलब उसमें डाल दूँगी अच्छे से साइड की स्क्रीन पे, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आई होप कि अगर आप इसको कॉन्टिन्यूटी से, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना कि हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कंसिस्टेंसी अगर है तो वो चीज़ आसान हो जाएगी। अगर आप पर डे इसको 8 आवर्स दे रहे हैं अपनी पढ़ाई को, और अच्छे से आपका सब कुछ तरीका स्ट्रॉन्ग वे से है, आपके क्राइटेरिया अच्छे हैं, तो ये एग्ज़ाम भी इतना कठिन नहीं है। और बात रही इसमें कंपटीशन की, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें कंपटीशन नहीं है। हाँ, मैं आपको डराना नहीं चाहूँगी, बट ये बात फैक्ट है। इसमें जो भी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे वो बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही ब्रिलियंट होंगे। तो आपको भी उनको दिखाना है कि उन ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में से आप भी हो। तो कहीं पे भी आपको कोई भी ढील नहीं देनी है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है। आपके पास टोटल आज 29 अगस्त है, हाँ अगस्त है, तो पूरा टाइम किसका रहा है, सितंबर और अक्टूबर का है। नवंबर लास्ट में कहीं ये एग्ज़ाम होगा, कंडक्ट होगा, प्री का पेपर जो है वो नवंबर लास्ट में होगा। तो आपको ये मान के चलना है यू हैव ओनली जस्ट 60 डेज़, बिकॉज नवंबर आपको काउंट नहीं करना है, भले पेपर लास्ट में ही क्यों ना हो, क्योंकि रिवीजन बहुत मैटर करता है। जो भी हम पढ़ते जाएंगे, अगर मैंने मान लीजिए कोई एक चैप्टर लिया है, मैंने उठाया सेट रिलेशन एंड फंक्शन वाला चैप्टर, और अगर मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ और मैं पीछे के रूल्स क्या हैं, क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से सॉल्व हुआ क्वेश्चन, अगर वो मैं नहीं देख रही हूँ, उसका ध्यान नहीं दे रही हूँ, तो मैं आगे तो बढ़ जाऊँगी, मैं सिलेबस तो कंप्लीट कर लूँगी, लेकिन मैं पीछे का सब धीरे धीरे भूल जाऊँगी। तो ये हमें नहीं करना है, इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना है। तो आज का ये वीडियो मैं यहाँ से ख़त्म कर रही हूँ, और आगे आने वाले टाइम पे भी मैं और वीडियो डालूँगी इससे रिलेटेड, कि किस चीज़ मतलब कैसे स्टडी को ईज़ी कर लें, किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये मान के चलिए 60 डेज़ का टारगेट है एक तरीके से, उसे मुझे बीट करना है किसी भी हालत में। ये आप अभी जो मैंने वीडियो बताई है, अच्छे से आप इसको सिलेबस को नोट डाउन कर लीजिए और बैठ जाइए, क्योंकि टाइम नहीं है। अगर आपने ये सोचा है कि इसका पेपर लेट में होगा, तो लेट नहीं होगा, क्योंकि लोक सेवा चयन आयोग करा रहा है, वो कभी भी कोई भी पेपर लेट नहीं करता है, उसका एकदम टाइम फिक्स रहता है। टाइम टू टाइम अपडेट मैं देती रहूँगी जो भी आएगा फॉर्मेट में। और ये मान के चलिए कि पेपर जो होगा वो इजी तो नहीं होगा, मॉडरेट टू हार्ड ही होगा। तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। टाइम कम है, हम तो कह रहे हैं टाइम बिल्कुल है ही नहीं, लेकिन इस चीज़ से आपको डरना नहीं है। एक तरीके से मोटिवेशन लेना है, निगेटिव मोटिवेशन है, लेकिन आपको ये लेना है और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपसे और भी सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो आई होप कि आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, ये दो मेन चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो रेडी हो जाइए, और फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।